हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो मैंने कल आपको सभी बच्चों को व्हाट्सएप में प्रश्न भेजे थे उनके उत्तर बनाने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। जैसे उसमें मैंने 40 ऑब्जेक्टिव भेजे थे और बहुत सारे प्रश्न थे। अब 40 ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव था कि आवेश का मात्रक और विभव सूत्र। तो आप सब लोगों ने लिख लिया होगा, मुझे विश्वास है। पहले का आंसर है कूलाम और उसका विभव सूत्र लिखेंगे AT। दूसरा देखें, दूसरा लिखा था मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और क्या है, मात्रक और विभव सूत्र दोनों देख ले। तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, या इसका एक मात्रक और है वोल्ट प्रति मीटर। विभव सूत्र की बात करेंगे तो बन जाएगा m L की पावर ml t की पावर -3 और a की पावर -1। तो ऐसे अपने तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था वो तीसरा ऑब्जेक्टिव बनाया था हमने, आवेश का मूल मान। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मैंने क्वेश्चन भी हल करा रखा है, फिर भी आप देखेंगे तो n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। यदि इसको हल करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। मतलब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। अगला मैंने लिखा था आवेश का मूल मान, न्यूनतम आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना होता है। तो इसका आंसर है, इन तीनों का एक ही आंसर है। चौथे का आंसर जिसको लिखना है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये मूल आवेश का मान भी है, आवेश का न्यूनतम मान भी है, या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान भी है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पांचवें का आंसर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विभव सूत्र लिखें। तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P = Q × 2L लिखाया मैंने आप लोगों को। सूत्र लिख लेंगे तो मात्रक लिखने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। इसका मात्रक होगा कूलाम गुणित मीटर। विभव सूत्र की बात होगी तो ATL, क्या होगा ATL। अब 6 वाले का आंसर देखिए आप। 6 पर हमने लिखा था आपको विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विभव सूत्र। देखो फ्लक्स क्या लिखा था, फ्लक्स फाई बराबर E × S। E क्या है बच्चों, न्यूटन अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन। S क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और विभव सूत्र कितना हो जाएगा, m L की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -1। तो ये ऐसे इसका आंसर हो गया अपना। कौन सा है ये जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, यदि आपने याद कर ली तो 100% ऑब्जेक्टिव अपना पहला क्वेश्चन। 3 ऑब्जेक्टिव इस यूनिट में से आना है, इसी में से आएंगे। फिर अगला विभव का मात्रक और विभव सूत्र। देखिए बच्चों, हमने विभव को कैसे डिफाइन किया था। विभव V = W/Q0 लिखा था। W मीन्स वर्क है और Q0 मीन्स आवेश है। तो अब क्या इसकी परिभाषा लिखेगी, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो बच्चों अब मात्रक तो होता वोल्ट, ठीक है ना, और विभव सूत्र कितना हो जाएगा। तो देखो विभव सूत्र को लिखेंगे m L की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1। ये अपना इसका विभव सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हमने विभव का भी निकाल के बता दिया है। तो ऐसे ये 7 क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप नोट करें, लर्न करें, और फिर मुझे और भी कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। अगला नंबर आता है अपना 8वां, विद्युत धारिता, है ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, जिसको मैंने कहा था किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी विद्युत धारिता कहते हैं, या किसी को आवेश देने पर उसके किसी चालक की धारिता आवेश के उस आंशिक मान के बराबर होती है जो उसके में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। या C बराबर अपने लिखा था Q/V। देखो इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक के बारे में बोलेंगे फेराड। क्या है बच्चों, विभव सूत्र के बारे में बोलेंगे तो क्या आएगा, m की पावर -1 L की पावर -2 t की पावर 4 और a की पावर 2।
ये इसका विमा सूत्र है, ठीक है ना, ये मात्रक है और वो विमा सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला मैंने लिखाया था आपको 8th नंबर वाला था, हैं 8th वाला है। फिर 9 में वही वापस 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिपीट हो गया है, तो n बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सोल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18, अभी हल बताया मैंने। फिर ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप 11 नंबर, धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है। तो बच्चों पराविद्युतांक को परिभाषित करने का एक मेथड है, यहाँ लिखते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। अब देखिए अगर यहाँ धातु रहेगी तो धातुएं अनंत है और इसका मान 1, तो यहाँ अगर अपन धातुओं की बात करेंगे तो कितना, किसका पूछा, वायु, पहले सबसे पहले किसका पूछा उसने, वायु का पराविद्युतांक कितना होता है। तो बच्चों वायु का 9 के बाद 10 में वायु का पराविद्युतांक कैसा होता है, 1, ठीक है ना। क्यों होगा 1, क्योंकि देखिए यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता की जगह वायु की विद्युतशीलता आ जाएगी, तो दोनों वायु की विद्युतशीलता बटे वायु की विद्युतशीलता में भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। 11 में धातुओं का पराविद्युतांक, धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है बोले, तो धातुओं का पराविद्युतांक के बराबर अनंत होता है, ठीक है ना। अगला देखें नंबर 12, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है। बच्चों द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि दो विपरीत आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए यहाँ -q आवेश है और यहाँ +q आवेश है। अब इसको यदि हमने ये भी पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, क्या बन गया बोलो, 0। तो क्या 12वें नंबर के आंसर का आंसर क्या होगा, ZERO, शून्य के समान। किसके समान बच्चों, शून्य के समान, मतलब आदर्श द्विध्रुव का आकार किसके समान होता है, शून्य के समान होता है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 12 था ये, है ना। अब 13 का आंसर देखिए आप, 13 क्या है अपना, 13 है पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो बच्चों पृथ्वी का विभव भी 0, कितना होता है, ZERO या 0, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या लिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है। तो देखिए जैसे -q और -q रख दिया तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल फोर्स। व्हाई, रीजन, कारण क्या है। तो देखिए आप मैं कारण भी बताता हूं कि जैसे किसी ने आवेश ने धन, मान लीजिए 2 धन आवेश या 2 ऋण आवेश है, इसको अच्छे से समझे। 1 प्लस आवेश क्यों बना, कब बना था, जब मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हो। जैसे नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं अपन इसको रब, 3 प्रकार की प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट इज या तो अपन रब करें, घर्षण, हिंदी में घर्षण करें, दूसरा चालन करें और तीसरा प्रेरण करें। ये 3 प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन प्रेरित होता है। अब यदि एक इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस कर दें, मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बाहर निकलने पर जो ये तत्व था या पर अपना अणु था, इसके पर कौन सा आएगा। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज आया। क्लोरीन जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, उस पर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। देखिए इसने डोनेट किया है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बनेगी वो बाहर जाने वाली बनेगी, ठीक है। और इसने एक्सेप्ट किया है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बनेगी, विद्युत बल रेखाएं बनेगी, वो अंदर वाली। क्यों बन रही है, क्योंकि इसने किसी चीज को प्राप्त किया है और इसने किसी चीज को दिया है, तो ये देने वाला साइन है और ये लेने वाला साइन है। जब 2 अपोजिट चार्ज यदि विपरीत आवेश एक दूसरे के पास होंगे तो देखो इन पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी, विपरीत हो गई। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यदि 2 समान आवेश है, मान लीजिए यहाँ भी प्लस है, तो देखिए यहाँ प्लस हो गया, अब देखिए इसने दे दिया, इसने भी दे दिया, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाने लग जाएंगे। तो ये बल ऐसे, ये बल रेखा ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। तो 2 समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और 2 विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को समझ में आया। वायु में स्थित इकाई धन आवेश
से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वायु में स्थित, प्रश्न देखिए, वायु में स्थित इकाई धन आवेश, मतलब धन आवेश कितना है, एक है। जहां इकाई बोल दे वहां पर अपन को एक बोलना। हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। अब इस Q इज इक्वल टू 1/, बिकॉज उसमें कहा गया है कि एक कूलाम आवेश अंदर स्थित है ना, तो हम Q इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/ε या एप्सिलॉन इनवर्स। ये दोनों उत्तर क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, 15 के आंसर के है। अब अगला देखें 16 वायु में स्थिति का, ये सॉरी 15 हो गया था, ये 16 का आंसर है बच्चों। किसका है, 16 का आंसर था। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 को पढ़ेंगे आप। लिखा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उन पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। अब समझें आप, मेरे पास दो आवेश थे, ठीक है, ऐसे, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश, इनकी पहली दूरी R1 है, तो बल लगने वाला F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R1 स्क्वायर, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल दे। अब उसने कहा प्रश्नानुसार, उसने क्या बोला प्यारे बच्चों कि R2 जो है वो R1 की आधी है, ठीक, ये वैल्यू पुट कर देते। F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, देन और F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 की प्लेस पर R1 अपॉन 2 रख देंगे, वैल्यू दे रखी है, तो F2 इज इक्वल टू ये 4 ऊपर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख देंगे, 4F1, अर्थात लगने वाला बल कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर, ये 17 था, 17 नंबर का आंसर मैं बता चुका हूं। अब 18 क्वेश्चन को देखें। 18 में लिखा है उसमें कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। बच्चों, यदि स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, और गतिमान है तो ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को जनरेट करता है। आगे आएगा ये चैप्टर में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, इसका 18 का आंसर है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर को ही मालूम है। तो ये अभी अपन 4th चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा उसमें अपना वहां पर लॉरेंज बल आता है, लॉरेंज बल इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 18 हो गया। अगला है 19, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। बच्चों, जब कभी अपन किसी आवेश को लंबवत ले जाते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा समझने वाली बात है। ये आवेश है, इसको ऐसे परपेंडिकुलर, तो अपन ने लिखा था W बराबर cos थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए F इंटू डी, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मतलब यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। ये कौन से आंसर है, कौन से क्वेश्चन का आंसर था, 19 का। अब 20 की बात करें, समविभव पृष्ठ और विद्युत, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने जब समविभव पृष्ठ को पढ़ाया था उस समय भी आप लोगों को बताया, समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, बोलो, के बीच का कोण बात करें कितना होता है, तो देखिए 90 डिग्री, या बहुत सारी किताबों में समकोण भी लिखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री या समकोण कुछ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने, अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 19। अब 20 भी हो गया, 21, 1 फेरड। ये 3 रिलेशन बता रहा हूं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन आ रहे हैं बगले। देखिए रिलेशन नंबर पहला, 1 फेरड इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट फेरड। 1 फेरड में कितने स्टेट फेरड होते हैं, देखिए आप, 1 फेरड, क्या लिख रहा हूं, 1 फेरड
अपन ने सिद्ध किया था 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्थित पीरियड, है ना। ये अपना 21, 22, 1 कूलाम इक्वल टू कितना स्थित कूलाम है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्थित कूलाम, ठीक है ना बच्चों। फिर अगला 23, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्थित वोल्ट। आप एक बार पढ़े, बहुत आसान काम है, पढ़ना सबसे बढ़िया लगता है। जो लड़का पढ़ता है वो सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है। नंबर 24 देखें, उसने लिखा है 1 फेरड, क्या लिखा उसने, 1 फेरड इक्वल टू 1 वोल्ट अपान 1 कूलाम अपान क्या होता है 1 वोल्ट। आप लोगों ने, मैंने जब आपको धारिता की डेफिनेशन पढ़ाई थी तभी आपको मैंने बताया था। गोली चालक की धारिता और उसकी त्रिज्या में क्या संबंध होता है, 25 देखें, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है। फिर दो संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। देखो बच्चों 26, अगर अपन श्रेणी क्रम में किसी को संधारित्र को जोड़ते हैं तो क्या आंसर आएगा इसका, कौन सी राशि समान होगी, आवेश। और 27, यदि दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दे तो कौन सी राशि समान होगी, तो विभव। यहां ध्यान रखना है कि बिंदु बदलने पर, सॉरी यार, ये 26 में विभव है और 27 में आवेश है ना, ऐसा। बिंदु बदलने पर क्या बदलता है, विभव बदलता है, और रेखाएं बदलने पर आवेश बदल जाता है, ठीक है। बिंदु Q अब कौन सा हो गया, 26 पूरे चेंज हो गया क्या, 28, 22 गोलाकार संधारित्र की धारिता। देखो बच्चों, क्वेश्चन था अपना, मैं एक मेरा हाथ से फिर से एक बार वापस में रिवाइज कर देता हूँ, उल्टा हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, करेक्ट हो गया है। गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है, तो ये C इज इक्वल टू मैंने लिख दिया था 25। 26 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यहां 26 का आंसर है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। 27, क्वेश्चन नंबर 27, गोलाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र, ये अपने सिलेबस में नहीं रहा, फिर भी लिख लो, AB अपॉन B माइनस A, जहां A और B त्रिज्याएं हैं गोले की। फिर 28, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि समान होगी, तो यहां लिखेंगे कौन सी जोड़ने पर कौन सी राशि समान होगी, तो यहां लिखेंगे आवेश, और जोड़ने पर कौन सी राशि समान होगी, कौन सी राशि समान होगी, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि समान होगी, आवेश। और 29, समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये 28 और 29 के आंसर में फिर ऊपर लिख देता हूं, 28 का है आवेश और 29 का है विभव। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप, 30 में लिखा था बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देन इसका आंसर आएगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा सोल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपना था विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित, हाँ अब देखिए अपन ने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्वेश्चन निकाला था, आंसर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r क्यूब आया था अक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय में भी आया था p अपॉन r क्यूब। हमें रिलेशन किस किस के बीच में निकालना, E और R, तो ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। उस कंडीशन में E इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन r क्यूब। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, उसने लिखा है 32 में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु, हाँ द्विध्रुव के कारण विभव
हमने पढ़ा था 1/r²। ये 32 का आंसर है, ठीक है। 32 का आंसर ये नहीं बच्चा, देखो 32 में लिखा था बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ 32 का आंसर होगा V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। 33, अब 33 को देखें, उसने कहा द्विध्रुव के कारण, जहां द्विध्रुव आ जाएगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू कितना होता है 1/r², ठीक है ना। ये 33 का आंसर है। अब 34 को देखें, किसी बंद पृष्ठ के अंदर 1 कूलाम आवेश उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या phi E = 1/ε0 हो जाए, क्योंकि आवेश का मान 1 है। अब आप क्या करें, इसका मान रखें एप्सिलॉन का, तो 8π 10⁻⁻12 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा बच्चों, इस 10⁻12 को ऊपर ले जाएंगे, 1/8.85 हो जाएगा। इसको पूरा सोल्व करोगे तो 1.13 × 10⁻11 आंसर आते हैं। ये मैंने सोल्व करवा रखा है, आप देखें। नहीं आएगा तो फिर मेरे से वो डिस्कस करेंगे, बता दूंगा। फिर अगला कौन सा नंबर था ये, 34। ये 34 आंसर नंबर है। 34 में क्या लिखा था, बंद प्रश्न, हाँ चलो ठीक। 35 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने पढ़ा V = कितना होता है, E = कितना होता है -dV/dr। विभव प्रवणता मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को, dV/dx या dV/dr भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी विद्युत 36 को देखें। 36 किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान होता है। देखिए निरक्षीय स्थिति में विभव कितना आया था, 0, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 37, विभव प्रवणता का मात्रक और कौन सी राशि है। देखिए ये विभव प्रवणता है, तो इसका मात्रक कितना है, वोल्ट प्रति मीटर। राशि कौन सी, तो क्या लिख देंगे, अदिश। कौन सी राशि है, अदिश। फिर अगला 38, क्या लिखा, 2 आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान, तो बच्चों 2πε0 Q/A, ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर देखेंगे आप। 39 में लिखा ε0 का मान, तो 8.85, ये ना ε0 का मान ही है ना, यस 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन × मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, 30 नंबर का है, तो विद्युत क्षेत्र लंदन ले जाने में किया गया कार्य। तो मैंने अभी हाल फिर से आपको बताया था कि जब अपन लंबवत ले जाएंगे तो उसका एंगल थीटा = 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होने से W = FD cos थीटा होता है ना। ऐसा बताया मैंने आप लोगों को, पढ़ाया 11th में भी, थीटा = 90 डिग्री। देन अगर यहाँ 90 डिग्री वैल्यू रख देंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स यदि अपन किसी भी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाएंगे तो किया गया कार्य 0 होता है। अब मैंने आपको ये फर्स्ट यूनिट के 40 ऑब्जेक्टिव जो अभी तक पिछले सालों में आए थे, सारे बहुत अच्छे से हल करके बता दिए हैं। मुझे आशा है सभी बच्चे अपनी अपनी यूनिट फर्स्ट के लास्ट में इन ऑब्जेक्टिव को नोट करेंगे, और यदि फिर भी कोई आपकी समस्या होगी मुझे कॉल करके बताएं, पूछेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं बहुत सारे बच्चों से जब बात करता हूं तो वो उसका आंसर नहीं बता पाते हैं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। फिर कल मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।